हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की ये वीडियो उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है जो या तो किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या स्कूल या कॉलेज लेवल पे अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे गांधी जी और भारत में गांधी जी के आंदोलनों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दिन था 2 अक्टूबर और साल था 1869। इस दिन उस महान व्यक्ति का जन्म हुआ था जिन्हें आज हम अपने भारतीय नोटों पर देखते हैं, जिन्हें भारत का राष्ट्रपिता के रूप में भी सम्मान दिया जाता है, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महात्मा गांधी जी के बारे में, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ था। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी और मां का नाम पुतलीबाई गांधी था। गांधी जी की शुरुआती पढ़ाई पोरबंदर और राजकोट में हुई थी। 1888 में 19 साल की उम्र में गांधी जी कानूनी पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए। वहाँ यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन से उन्होंने वकालत की डिग्री प्राप्त की। गांधी जी ने 1888 से 1891 तक लंदन में वकालत की पढ़ाई की और फिर 1891 में ही भारत लौट आए। इसके 2 साल के बाद ही 1893 में दादा अब्दुल्ला, जो कि एक भारतीय व्यापारी थे, उन्होंने गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में एक कानूनी मामले में मदद करने के लिए बुलाया था, क्योंकि उस समय दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले स्थानीय लोगों और भारतीय लोगों के साथ रंग के आधार पर काफ़ी ज़्यादा भेदभाव करते थे। 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। इसी बीच गांधी जी को किसी काम से डरबन से प्रिटोरिया जाना था, तो उन्होंने फर्स्ट क्लास के डिब्बे की टिकट ली और ट्रेन में बैठ गए। लेकिन पीटरमेटिसबर्ग स्टेशन पर गांधी जी को फर्स्ट क्लास के डिब्बे से ज़बरदस्ती उतार दिया गया। हालांकि गांधी जी ने बताया कि उनके पास फर्स्ट क्लास के डिब्बे की यात्रा की टिकट है, पर इस पर अधिकारियों ने कहा कि फर्स्ट क्लास के डिब्बे केवल गोरे लोगों के लिए ही आरक्षित है और इसमें कोई अश्वेत व्यक्ति यात्रा नहीं कर सकता। क्या आपको गांधी जी की अफ्रीका में इस स्टोरी के बारे में पहले से पता था? अगर पता था तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद 1894 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले स्थानीय लोगों और भारतीय लोगों के साथ होने वाले भेदभाव को खत्म करने के लिए गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। इसके बाद गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव को खत्म करने के लिए 1906 में सत्याग्रह आंदोलन करते हैं, जो कि सत्य और अहिंसा पर आधारित था। गांधी जी का यह पहला सत्याग्रह आंदोलन था जो कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में चलाया था। याद रखना, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ हुआ था, तो आपका आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका में। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर होगा बिहार के चंपारण जिले में। गांधी जी 1893 से 1914 तक लगभग 21 सालों तक दक्षिण अफ्रीका में ही रहे। इसके बाद गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत लौट आए और इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं भारत में गांधी जी के आंदोलनों के बारे में। तो गांधी जी के आंदोलनों को बेहतर ढंग से समझने के लिए हमें गांधी जी के आंदोलन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। एक तो गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलन और दूसरा गांधी जी के राष्ट्रीय आंदोलन। गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलन में हम बात करेंगे चंपारण सत्याग्रह के बारे में, खेड़ा सत्याग्रह के बारे में और अहमदाबाद सत्याग्रह के बारे में। ये सत्याग्रह छोटे छोटे क्षेत्रों में हुए थे जो छोटी छोटी मांगों को लेकर शुरू हुए थे, इसीलिए इन्हें स्थानीय आंदोलन भी कहा जा सकता है। गांधी जी के राष्ट्रीय आंदोलन में हम बात करेंगे असहयोग आंदोलन के बारे में, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में और भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। ये आंदोलन पूरे देश में बड़े पैमाने पर देश की आज़ादी की मांग को लेकर हुए थे, इसीलिए इन्हें राष्ट्रीय आंदोलन भी कहा जा सकता है। तो क्या आप मुझे गांधी जी के सभी आंदोलन के नाम कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप एक बात नोटिस करना कि गांधी जी तो 1915 में ही भारत लौट आए थे, लेकिन अब सवाल ये आता है कि 1915 में गांधी जी भारत आने से पहले भी क्या भारत में कोई आंदोलन चल रहे थे, और अगर चल रहे थे तो हमें उन आंदोलनों से आज़ादी क्यों नहीं मिली? तो अगर आपके मन में भी ये सवाल आ रहा है तो यकीन मानिए आप एक गहरी सोच वाले व्यक्ति हैं, और अगर आप हैं तो कमेंट में यस ज़रूर लिखिएगा।
और इससे रिलेटेड अगर कोई और सवाल आपके मन में चल रहा है तो आप उसे कमेंट में ज़रूर लिखें। तो आइए इस सवाल को समझते हैं। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि 1915 में गांधी जी के भारत आने से पहले भी कई सारे आंदोलन चल रहे थे, जैसे स्वदेशी आंदोलन। लेकिन सवाल ये भी था कि इन आंदोलनों से भारत को आज़ादी क्यों नहीं मिली और गांधी जी के आंदोलनों में ऐसा क्या था जिसकी वजह से हमें आज़ादी मिली। ये सवाल बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है। तो देखिए 1915 में गांधी जी के आने से पहले जो आंदोलन हुए या फिर जो आंदोलन चल रहे थे वो आंदोलन बड़े पैमाने पर नहीं चल रहे थे। इसके साथ ही इन आंदोलनों में मुट्ठी भर ही लोग शामिल थे। देश की जो मेन आबादी थी वो किसान, मजदूर और महिलाएं थी, लेकिन उन्हें इन आंदोलनों में शामिल ही नहीं किया गया था। इन आंदोलनों को समाज के कुछ पढ़े लिखे और अमीर वर्ग चला रहे थे। तो भारत देश को इतने कम लोगों के साथ आज़ादी कैसे मिल सकती है। 1915 में जब गांधी जी भारत आए तो उन्होंने सबसे पहले ये जानने की कोशिश की कि भारत में चल क्या रहा है और भारत के लोगों की स्थिति क्या है। इसीलिए 1916 में गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर गांधी जी ने 1 साल तक भारत का केवल भ्रमण किया, जिसके जरिए गांधी जी ने भारत और भारत के लोगों की स्थिति को जाना। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, जिन्होंने गांधी जी को भारत में भ्रमण करने की सलाह दी थी ताकि गांधी जी लोगों और उनकी स्थिति को जान सकें। गांधी जी ने इस बात का जिक्र फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में की थी, जिसमें उन्होंने समारोह में बैठे सभी लोगों का ध्यान गरीबों, किसानों और मजदूरों की ओर आकर्षित किया था और कहा कि इनके बिना देश की आज़ादी पॉसिबल ही नहीं है। गांधी जी के इस भाषण से गांधी जी गरीबों, किसानों और मजदूरों के बीच काफ़ी ज़्यादा फेमस होने लगे। इस समारोह में गांधी जी के विचारों से एक किसान बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता है और ये किसान था राजकुमार शुक्ल। किसान राजकुमार शुक्ल को लगने लगा था कि गांधी जी वो व्यक्ति हैं जो कि उन्हें अंग्रेज़ों के अत्याचार से बचा सकते हैं और देश को आज़ादी दिला सकते हैं। इसीलिए किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से आग्रह किया कि वह उनके साथ चंपारण चलें और चंपारण के किसानों को अंग्रेज़ों के अत्याचार से बचाएं। चंपारण बिहार का एक ज़िला है जहां अंग्रेज किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे और किसानों को नील की खेती के लिए बहुत कम कीमत दी जाती थी। इसके अलावा नील की खेती करने से उनकी ज़मीनें भी बंजर होने लगी थी। इन सभी चीज़ों को देखते हुए गांधी जी ने किसान राजकुमार शुक्ल के साथ चंपारण जाने का फैसला किया। 1917 में गांधी जी ने बिहार के चंपारण जिले में नील खेती के खिलाफ चंपारण सत्याग्रह किया, जो कि भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। इसके बाद 1918 में गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों की फसल चौपट होने पर किसानों की लगान को माफ़ करने के लिए खेड़ा सत्याग्रह किया। इसके बाद उसी साल 1918 में गांधी जी ने गुजरात के अहमदाबाद शहर में सूती कपड़े के कारखानों के मजदूरों की स्थिति को सुधारने के लिए अहमदाबाद सत्याग्रह किया। इन सत्याग्रह के बाद गांधी जी लोगों के बीच काफ़ी ज़्यादा फेमस होने लगे। इसके बाद गांधी जी ने अपने राष्ट्रीय आंदोलनों को शुरू किया, जिसमें हम बात करेंगे गांधी जी के असहयोग आंदोलन के बारे में, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। लेकिन इससे पहले आप मुझे कमेंट में गांधी जी के तीनों सत्याग्रह के नाम लिखकर बताइए। ध्यान दीजिए, ये साल है 1918 का और आपको याद ही होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक चली थी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भारत के लोग भी शामिल थे, क्योंकि अंग्रेज़ों ने भारत के लोगों से ये प्रॉमिस किया था कि अगर वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज़ों का साथ देंगे तो युद्ध के बाद अंग्रेज़ भारतीय लोगों को स्वशासन और कुछ अधिकार दे देंगे। भारत के लोगों ने तो अंग्रेज़ों का पूरा साथ दिया, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद अंग्रेज़ अपने वादे से मुकर गए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद फरवरी 1919 में स्वशासन देने की बजाय अंग्रेज़ों ने भारत के लोगों पर रोलेट एक्ट लागू कर दिया था। मैं आपको बता दूं कि रोलेट एक्ट एक कानून था जो कि अंग्रेज़ों ने फरवरी 1919 में लागू किया था। इस कानून के तहत अंग्रेज़ों को ये अधिकार मिल गया था कि वो भारतीय कैदियों को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील के जेल में बंद कर सकते हैं। इसीलिए रोलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। तब सवाल ये आता है, अंग्रेज़ों ने आखिर ऐसा क्यों किया? क्योंकि अंग्रेज़ों ने अपना वादा नहीं निभाया था। इसीलिए अंग्रेज़ों को ये डर था
कि भारत के लोग उनके खिलाफ विद्रोह ना कर दें। इसीलिए अंग्रेज़ों ने ये दमनकारी नीति को अपनाया था। इस कानून के विरोध में पूरे भारत में प्रदर्शन हुए और कई घटनाएं घटित हुई। उन्हीं घटनाओं में से एक घटना थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना। इस घटना ने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ लोगों में और भी ज़्यादा गुस्सा को पैदा कर दिया था। तो आइए समझते हैं कि एक्चुअली में क्या हुआ था उस दिन। तो ये दिन था 13 अप्रैल 1919 का। इस दिन बैसाखी का पर्व था और अमृतसर में हजारों लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। कुछ ही लोग थे जो रोलेट एक्ट के खिलाफ विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में जमा हुए थे, लेकिन ज़्यादातर मासूम और निहत्थे लोग थे जो कि बैसाखी का त्यौहार मनाने के लिए आए थे। जनरल डायर को जब इस बात का पता चला तो उसने बिना किसी चेतावनी के अपने सैनिकों को निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग के बाहर जाने का रास्ता बंद कर दिया था, जिसके बाद जलियांवाला बाग चारों तरफ से बंद हो गया था और लोगों के भागने का कोई रास्ता नहीं था। लगभग 10 मिनट तक लगातार गोलियां चलाई गई। अगर हम ऑफिशियल डाटा को देखें तो ऑफिशियल डाटा के अकॉर्डिंग लगभग 389 लोग शहीद हुए और 1200 से ज़्यादा लोग घायल हुए, लेकिन असली संख्या इससे बहुत ज़्यादा थी। इतिहास में इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। इस घटना ने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ लोगों में और भी ज़्यादा गुस्सा पैदा कर दिया था। इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार की काफ़ी ज़्यादा निंदा होने लगी। इस घटना की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन बनाया, लेकिन जनरल डायर को कोई बड़ी सज़ा नहीं दी गई। इसीलिए जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए सरदार उधम सिंह ने 1940 में लंदन में जाकर जनरल डायर पर गोली चलाकर उनकी हत्या कर दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन को शुरू किया, जिसमें गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को भी शामिल किया ताकि हिंदू मुस्लिम एकता से इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी बनाया जा सके। इस आंदोलन में गांधी जी ने लोगों से ये आग्रह किया कि वह ब्रिटिश शासन में किसी भी प्रकार का सहयोग ना दें, विदेशी वस्त्रों और सामानों का बहिष्कार करें, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएं, ब्रिटिश स्कूल, कॉलेज, अदालतें और सरकारी नौकरियों को छोड़ दें। गांधी जी ने कहा कि असहयोग आंदोलन के द्वारा भारत 1 साल में ही आज़ाद हो जाएगा। सारी चीज़ें सही तरीके से चल रही थी कि इसी बीच एक ऐसी घटना होती है जिसकी वजह से गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ता है। तो आइए समझते हैं कि ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो देखिए, असहयोग आंदोलन को शुरू करने से पहले ही गांधी जी ने ये बताया था कि वे अहिंसा और शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन को करेंगे। इसीलिए अगर इस आंदोलन में किसी प्रकार का हिंसा होता है तो वो असहयोग आंदोलन को वापस ले लेंगे। तो 1920 में शुरू हुआ ये आंदोलन 1922 तक शांति और अहिंसक तरीके से चल रहा था कि तभी 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चोरा चोरी गाँव में असहयोग आंदोलन का प्रदर्शन करने वाले लोगों की भीड़ और पुलिस के बीच झड़प हो गई। भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिस कर्मचारी मारे गए। गांधी जी ने इस अहिंसक घटना को देखकर 5 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो अगर हम असहयोग आंदोलन के महत्व और प्रभाव को देखें तो हम ये पाएंगे कि भले ही असहयोग आंदोलन शांति की दृष्टि से नकारात्मक रहा, लेकिन प्रभाव की दृष्टि से यह सकारात्मक था, क्योंकि असहयोग आंदोलन गांधी जी का एकमात्र ऐसा आंदोलन था जिसने 1857 के विद्रोह के बाद पहली बार अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया था। इसके 6 साल के बाद 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, जिसके विरोध में साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। तो आइए समझते हैं कि आखिर ये साइमन कमीशन क्या था। तो साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 को हुआ था, जिसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। ये कमीशन भारत में सरकारी कामकाज की जांच करने और संवैधानिक सुधारों के लिए अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। इसमें कुल 7 सदस्य थे और 7 ही सदस्य अंग्रेज थे। इसीलिए कांग्रेस ने साइमन कमीशन को व्हाइट कमीशन का नाम दिया था। साइमन कमीशन को भारत की शासन व्यवस्था में सुधार करने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसमें सुधार जैसी कोई बात ही नहीं थी। ऊपर से इसमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। इसीलिए 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन जब लाहौर पहुंचा तो लाहौर स्टेशन पर साइमन गो बैक के नारे लगे और इस साइमन कमीशन का विरोध किया। इसी विद्रोह में लाठीचार्ज हुए और लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। तो आइए अब हम बात करते हैं गांधी जी के दूसरे राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, जो कि है सविनय अवज्ञा आंदोलन।
जिसे नमक सत्याग्रह और दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए अब हम समझते हैं कि आखिर क्यों गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया था। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय लोगों के लिए कई अन्यायपूर्ण कानून बनाए थे। इनमें से एक घटिया कानून था नमक के उत्पादन और विक्रय पर राज्य का एकाधिकार। इसका मतलब था कि भारतीय ना तो नमक को बना सकते हैं और ना ही नमक को बेच सकते हैं। नमक को बनाने और बेचने का अधिकार सिर्फ ब्रिटिश सरकार को ही था। इसीलिए गांधी जी ने इस अन्यायपूर्ण नमक कानून को तोड़ने के लिए एक यात्रा की, जिसे दांडी मार्च और नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत थी। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक 78 अनुयायियों के साथ 241 मील की यात्रा 24 दिन में पूरी की। लगभग 3 हफ्ते की इस लंबी यात्रा के बाद गांधी जी 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे, जिसके बाद गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को समुद्र के पानी से नमक बनाकर अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ा। इसी तरह देश के अन्य हिस्सों में भी यात्राएं की गई। इस आंदोलन में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए थे। फैक्ट्रियों के मजदूर हड़ताल पर चले गए। वकीलों ने ब्रिटिश अदालतों का बहिष्कार किया। विद्यार्थियों ने ब्रिटिश स्कूल और विश्वविद्यालयों का बहिष्कार किया। देश में स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार प्रसार हुआ और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया। इसके साथ ही वन कानूनों का भी उल्लंघन किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी का पहला आंदोलन था जिसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसमें महिलाओं ने नमक कानूनों को तोड़ा, अपनी सामूहिक गिरफ्तारी भी दी। नमक सत्याग्रह के सिलसिले में लगभग 60,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें गांधी जी भी शामिल थे। इस नमक यात्रा से अंग्रेजों को यह महसूस हो गया था कि अब भारत में और अधिक दिनों तक अंग्रेजी राज नहीं चल सकता और भारतीयों को भी भागीदारी देनी पड़ेगी। तो आइए अब हम बात करते हैं गांधी जी के तीसरे और अंतिम सबसे बड़े राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार भी भारत को आज़ाद करने के लिए मजबूर हो गई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में, जिसे क्विट इंडियन मूवमेंट, अगस्त आंदोलन और अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा और अंतिम सबसे बड़ा आंदोलन छेड़ दिया। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जनवादी आंदोलन था, क्योंकि इसमें लाखों की संख्या में भारतीय लोगों ने भाग लिया था। इस आंदोलन के शुरू होते ही तुरंत गांधी जी समेत कई अन्य महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन फिर भी यह आंदोलन युवा कार्यकर्ताओं की हड़ताल और तोड़फोड़ के कार्रवाई के जरिए प्रभावी तरीके से चलता रहा। कांग्रेस में समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण ने भूमिगत रहकर इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। यह आंदोलन इतना व्यापक हो गया था, इतना बड़ा हो गया था कि ब्रिटिश सरकार के सख्त रवैये के बावजूद भी सरकार को इस आंदोलन को दबाने में 1 साल से ज़्यादा का समय लग गया था। तो आज की इस वीडियो में हमने बात की आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में, जिसमें हमने गांधी जी और भारत में गांधी जी के आंदोलनों के बारे में जाना। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ इसे अपने 2 दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।